नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं अरविंद शर्मा। भारत में हर दिन 1400 से अधिक सड़क हादसे होते हैं, जिसमें करीब 400 से अधिक लोगों की जान चली जाती है। बात करें 2020 की, तो देश में 2 लाख से अधिक दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें 34,000 लोगों की मौत हुई है। अधिकतर हादसे लापरवाही के कारण होते हैं। अधिकांश दुर्घटनाएं तेज गति से वाहन चलाने पर होती है, पर इस हादसे के बाद भी लोग इससे सबक नहीं लेते। इस पर पेश है हमारा स्पेशल प्रोग्राम लापरवाही, हादसे और सबक। जो सड़क दुर्घटनाएं हैं उसमें होने वाले मृत्यु, उसमें होने वाले गंभीर रूप से घायल लोग, उससे जुड़ी हुई सड़क की सुरक्षा, इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई है ये। और ये जो PTRI है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो एक रोड सेफ्टी कमेटी है, उसका एक तरह से लीड एजेंसी है, एक सेक्रेटेरिएट है एक तरह से। 337 और 304A, जिसमें आपका तेज और लापरवाहीपूर्ण तरीके से यदि आप वाहन चलाते हैं और उससे यदि कोई दुर्घटना होती है और उसमें यदि मृत्यु होती है, तो उसकी जो विवेचना है, उस विवेचना में यदि आप जिसने मृत्यु कारित की है उसमें ये नॉलेज है कि वो जानबूझकर उसने ये वाहन इस प्रकार से चलाया और ये परिणति हुई, तो ये माना जाएगा कि उसमें ये नॉलेज थी। हमारे साथ हैं हमारे ग्रुप सलाहकार रमेश शर्मा जी, जो न्यूज वर्ल्ड के चीफ एडिटर भी हैं। हम उनसे बात करेंगे। जिस तरीके से शर्मा जी देखने को मिलता है कि लगातार एक्सीडेंट की खबर आती है, हम सुबह जब अखबार उठाते हैं, अखबार को जब देखते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी दुर्घटना का जिक्र जरूर होता है जिस दुर्घटना से जान चली जाती है या लापरवाही से वो दुर्घटना होती। तो इसमें क्या बताएंगे कि कैसे दुर्घटनाओं को रोका जाए या दुर्घटनाओं से कैसे सबक लिया जाए? आज तक हम इस पर बात करेंगे और इस पर क्या आप कहेंगे? देखिए, मोटे तौर पर अरविंद जी एक बात बहुत खास है, अगर दुर्घटनाएं हो रही हैं तो ये लोगों की खुद की लापरवाही के कारण हो रही हैं, लोगों के गाड़ी को तेज चलाने के कारण हो रही हैं, और गाड़ी चला रहे हैं और मोबाइल देख रहे हैं, इसके कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं। हालांकि हमारा जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, मध्य प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे देश भर के ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने बाकायदा एक अभियान चला रखा है। उन्होंने चौराहे पर लिख रखा है कि सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। कई जगह तो ऐसे भी उन्होंने पोस्टर लगा रखे हैं, बैनर लगा रखे हैं, होर्डिंग लगा रखे हैं ऐसे कि लोग सावधानी से गाड़ी चलाएं। दुर्घटनाएं, अब जैसे हम आज की अखबारों की बात करें, आज के अखबारों में अगर हम देश की बात ना करें, उत्तर प्रदेश की बात ना करें, दिल्ली की, महाराष्ट्र की बात ना करें, तो केवल मध्य प्रदेश में 5 दुर्घटनाओं में 9 लोगों की जान गई है। इंदौर में एक दुर्घटना घटी है, सागर में एक दुर्घटना घटी है, होशंगाबाद और हरदा जिले के बीच में जो आवरी घाट है नर्मदा जी का, वहाँ एक दुर्घटना घटी है। वहाँ तो आप कल्पना कीजिए, एक लापरवाह मोटरसाइकिल को बचाने में जो बस थी, जो जीप थी, वो नीचे गिर पड़ी और उसमें फिर पति पत्नी की डेथ हो गई। तो दूसरे को बचाने की दुर्घटनाएं घटी। स्वाभाविक है कि सड़कें अच्छी बन रही हैं, गाड़ियां अच्छी आ रही हैं, गाड़ियां तेज चलने वाली आ रही हैं, लेकिन लोग लापरवाही पूर्वक गाड़ियां चला रहे हैं, जिसके कारण वो खुद अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं और दूसरों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। आप सीधी का बस हादसा देखिए, तो कहीं ना कहीं ये जो घटनाएं घट रही हैं, अभी कुछ दिन पहले हमने देखा, बल्कि कल के अखबार में थी, उत्तर प्रदेश की खबर थी कि एक दुर्घटना में 5 लोग मरे। तो कुल मिलाकर के ये जो दुर्घटनाएं घट रही हैं, आपने खुद भी आंकड़ा बताया है कि एक साल में 34,000 लोगों की मौत हुई, 2 लाख दुर्घटनाएं घटी। तो मोटे तौर पर कहाँ भाग करके जिंदगी में जाना है, हम सड़क पर देखते हैं। तो लोगों को, अरविंद जी, गाड़ी को सावधानी से चलाना ही चाहिए। जिस तरीके से रमेश शर्मा जी देखने में मिलता है कि एक्सीडेंट हुए, जैसे आपने अभी सीधी का जिक्र किया, और जो दुर्घटनाएं हुई हैं, सीधी के पहले एक गोविंदगढ़ में भी हादसा हुआ था। तो हम इन हादसों से यदि आम पब्लिक की बात करें या प्रशासन की बात करें, हम सबक लेते क्यों नहीं है? जिस तरीके से सबक लेना चाहिए, सबक आम इंसान को लेना चाहिए। शासन भी इस ओर कार्रवाई करता है, लगातार जागरूकता अभियान चलता है, यातायात सप्ताह मनाया जाता है और दुनिया भर के जो कार्यक्रम होते हैं वो होते रहते हैं। इसके बाद भी जिस तरीके से काम होना चाहिए वो दिखता नहीं है, और लगातार जो मौतें अचानक होती हैं वो कहीं ना कहीं दुख दे जाती हैं और परिवार को एक संवेदना, एक दुख के भंवर में डाल जाती है। उसमें क्या कहेंगे सर? देखिए, मोटे तौर पर ये बात सही है कि व्यक्ति, ये जो सारी दुर्घटनाएं होती हैं, एक तो लापरवाही होती है और कहीं दिखावे की जिंदगी। भाई, गाड़ी को सड़क पर तेज चलाना या रिस्की चलाना या
उस पर कुछ अजीब तरह के वो दिखाना, कमाल दिखाना, ये जो दिखावट के कारण भी बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही। सरकार, जैसा कि आपने भी कहा, सरकार भी इस पर बहुत बचाव के काम कर रही है। कई सामाजिक संगठन हैं जो इस तरीके से बचाव के काम कर रहे हैं। दुर्घटना रोकने के लिए ट्रैफिक डिपार्टमेंट भी समय समय पर खूब काम कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे जैसे गाड़ियां बढ़ रही हैं, सड़कें बढ़ रही हैं, आप कल्पना कर सकते हैं सड़क अगर अच्छी बन गई है जिसमें आप गाड़ी तेज चला सकते हैं, आप अपने गंतव्य पर समय से पहले पहुंच सकते हैं, उसमें भी वहां पर गाड़ियों के तेज चलने से जो हादसे हो रहे हैं, स्वाभाविक रूप से वो न केवल जिंदगी को जोखिम में डाल रहे हैं बल्कि देश की तरक्की को रोक रहे हैं। एक बहुत आश्चर्यजनक या कहें कि चिंताजनक बात यह है कि ज्यादातर दुर्घटनाओं में यूथ शिकार हो रहे हैं। तो जो युवाओं को, जिन पर देश के निर्माण की, समाज के निर्माण की, परिवार का भार है, वो सारे के सारे युवा इन दुर्घटनाओं में शिकार हो रहे हैं। तो मोटे तौर पर इसमें लोगों को स्वयं सबक लेना चाहिए। समझदार आदमी वो है कि कोई दूसरा व्यक्ति अगर पत्थर की ठोकर खा के गिरा है तो वो उसमें से समझदार हो जाए, लेकिन यहाँ तो लोगों को ठोकर लग रही है, गिर रही है और उसके बाद नहीं समझ रहे हैं। दुर्घटनाएं तो वाकई देश को बहुत नुकसान कर रही हैं। अरविंद जी, हमारे साथ हमारे संवाददाता, सागर संवाददाता दिनेश जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे। दिनेश जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी जी। दिनेश जी, जिस तरीके से एक्सीडेंट होते हैं और लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं, आपका बड़ा शहर है, वहां पे भी एक्सीडेंट की खबरें अखबार की सुर्खियों में रहते हैं, चैनल्स पे प्रमुखता से रहती हैं, तो क्या कारण मानते हैं आप, क्यों एक्सीडेंट होते हैं और इसको कैसे रोकने का क्या प्रयास है आप, क्या जो जिला प्रशासन है या यातायात विभाग है वो कैसे इसको रोक रहा है? जिला प्रशासन एक्सीडेंट्स को रोकने में टोटल नाकामयाब रहा है और सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स की वजह है पुराने कंडम वाहनों का रोड पर दौड़ना और उसके अलावा किसी वाहन में स्पीड गवर्नर का ना होना। ये पुराने वाहन जो होते हैं वह सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट करते हैं और इन पर प्रशासन का किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं होता, जिससे सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। सबसे ज़्यादा देखने में आ रहा है कि वाहनों के रोड के किनारे जो लोग खड़े होते हैं या जो घर होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा वाहन टकराते हैं, जिससे आए दिन मौत की बातें सामने आती रहती हैं। इसके लिए परिवहन विभाग को बहुत ज्यादा कड़ाई का पालन करना होगा। जी दिनेश जी, कुछ दिन पहले आपके यहाँ पथरिया में एक्सीडेंट हुआ, कल भी एक घटना ऐसी हुई है जिसमें बस में आग लगा दी है लोगों ने गुस्से में आकर के। ये घटना क्या थी? ये घटना एक पप्पू मौरी करके एक व्यक्ति है जो कि अपने फार्म हाउस के सामने रोड के किनारे खड़ा था। वह मेरे बचपन का मित्र भी था। वह खड़ा हुआ बात कर रहा था, अचानक एक बस आई और उसने उसको ठोक दिया। उसके साथ में एक महिला और एक बच्चा भी घायल हुआ है और पप्पू मौरी की तुरंत स्पॉट पर ही मृत्यु हो गई। जी, बाकी और घायलों की हालत कैसी है? वह बहुत ज्यादा सीरियस हैं और उनको शायद भोपाल आज ले जाया जाएगा। प्रशासन ने इस पर क्या क्या कार्रवाई की है इस एक्सीडेंट पर? प्रशासन की केवल बातें हैं, किसी प्रकार से कोई ऐसी कड़ी कार्रवाई नहीं है, क्योंकि लोगों ने तो बस को आग के हवाले कर ही दिया था, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई। जी दिनेश, क्या लगता है, जैसे सीधी में हादसा हुआ था, बस दुर्घटना हुई थी, इसके बाद प्रशासन एकदम सक्रिय हुआ था और लगातार जांच की बात हो रही थी, क्या वो जांच बंद हो गई है या वो जांच चालू है? बसों की बिल्कुल जांच नहीं हो रही, क्योंकि अधिकारियों को बड़े बड़े लिफाफे पहुंचाए जाते हैं। पहले एक आंदोलन चला था कि हर बस में 2 गेट होना चाहिए, एक मेन गेट, एक इमरजेंसी गेट। उस पर भी अमल नहीं हो रहा है। इस प्रकार से मामला टोटल खतरनाक होता जा रहा है। जी दिनेश, इसमें एक बात और हम आपसे पूछना चाहेंगे, जिस तरीके से एक्सीडेंट होता है, जिला प्रशासन की जो भूमिका होती है, एक्सीडेंट होने के बाद भूमिका चालू होती है जिला प्रशासन की, तो क्या एक्सीडेंट के पहले चौराहों पे जो दिशा सूचक बोर्ड लगने चाहिए वो लगे हैं, या जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, लगातार सुप्रीम कोर्ट इसमें गाइडलाइन देता रहता है, तो उसका पालन कहीं होता हुआ दिखता है? सबसे ज्यादा परेशानी है कि ड्राइवर जो कि 80% के लगभग है, वह ड्रिंक करके ही गाड़ी चलाते हैं, तो सबसे ज्यादा एक्सीडेंट की संभावना वहीं पैदा हो जाती है। जी चलिए दिनेश, नमस्कार, आप हमारे साथ जुड़े और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो रमेश जी, जिस तरीके से हमने अभी बात की, सागर में जो एक्सीडेंट हुआ है, मतलब हम सबक क्यों नहीं लेते? हम सीधी से सबक नहीं ले रहे हैं। हम अभी नागपुर जा रही थी बस, हनुमाना से होकर नागपुर जा रही थी, वो भी बस
रास्ते में एक्सीडेंट हुई, 4 लोगों की मौत हो गई, तो हम सबक ले क्यों नहीं रहे? देखिए, स्वाभाविक रूप से जैसा कि दिनेश जी ने भी कहा कि ज्यादातर ड्राइवर ड्रिंक करके चलाते हैं, और सागर की जिस घटना का दिनेश जी ने जिक्र किया है, वो व्यक्ति किनारे पर फुटपाथ पर खड़े होकर के बातें कर रहा था, वो मूवमेंट में नहीं था, बस वाले ने खुद आकर के उसको टक्कर मारी है, इसलिए वहां पर जन आक्रोश उमड़ा, और जन आक्रोश उमड़ करके उन्होंने बस को आग लगा दी। और ये जो बस को आग लगाने की भी घटना है, ये घटना प्रदेश में पहले नहीं है, ऐसी घटनाएं लगातार देश में हो रही हैं। पिछले काफी दिन पहले, कुछ दिन पहले ही अभी उत्तर प्रदेश में तो ड्राइवर को पकड़ करके उसकी हत्या कर दी थी लोगों ने। तो लेकिन उसके बावजूद भी जो दूसरे और ड्राइवर हैं वो भी अपनी मस्ती से गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी को सावधानी से अरविंद जी नहीं चलाते। ये इसका कारण सबसे बड़ा यही है। हम हमारे साथ संवाददाता इंदौर अशरफ मंसूरी जी जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। अशरफ जी, आवाज आ रही? जी सर। अशरफ जी, जिस तरीके से इंदौर एक बहुत बड़ा शहर है और सफाई में नंबर 1 है, तो क्या यातायात में नंबर 1 बनाने के लिए प्रशासन एक्टिव है? जी बिल्कुल अरविंद जी, आपने सही कहा कि इंदौर शहर एक बड़ा शहर, और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर को कहा जाता है, और इंदौर पूरे देश में स्वच्छता में भी नंबर 1 है। ऐसे में लगातार स्वच्छता को लेकर इंदौर की कई बार तारीफें भी होती है। देश और विदेश से लोग इंदौर की स्वच्छता देखने इंदौर पहुंचते हैं, और इंदौर की हमेशा यहां पर पहुंचने के बाद स्वच्छता की तारीफ की जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा इशू है जिसमें इंदौर को कहीं ना कहीं और सुधार करने की जरूरत है, वो है यातायात व्यवस्था। क्योंकि अमूमन देखने में आता है कि यहाँ पर यातायात व्यवस्था इतनी सही नहीं है, और कहीं ना ओवर स्पीड और जो अनियंत्रित वाहन है उनके कारण लगातार हादसे होते हैं। पुलिस और प्रशासन के साथ ही जो भी आला अधिकारी वो लगातार यातायात को सुगम बनाने और यातायात में इंदौर का नाम अग्रणी शहरों में शुमार करवाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसको लेकर भी जो नवागढ़ डीआईजी है मनीष कपूरिया, वो लगातार इसको लेकर तमाम अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं, और उनका एक ही लक्ष्य है कि किस तरह से जिस तरह से इंदौर ने स्वच्छता में अपना जो शहर का नाम रोशन किया है, उसी तरीके से यातायात में भी इंदौर जो है अग्रणी शहरों में शुमार हो, इसको लेकर वे लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अरविंद जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से इंदौर की बात करें तो इंदौर में लगातार सड़क हादसे बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसा कोई भी दिन नहीं निकलता है जब इंदौर शहर में जो है कोई सड़क हादसा नहीं हुआ। अभी देर रात की बात करें तो एक देर रात खोड़ेल थाना क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें एक युवक को जो है अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ऐसे में लगातार जो है इंदौर की बात करें तो यहाँ पर लगातार सड़क हादसे जो बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा भी तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कि किस तरह से यातायात में इंदौर का नाम अग्रणी शहरों में शुमार हो। इसको लेकर जो है कई तरह के नियम जो है, दिशा निर्देश भी आला अधिकारियों के द्वारा दिए गए। साथ ही जिस तरह से अनियंत्रित बसें होती है, अनियंत्रित वाहन होते हैं, या फिर रफ्तार के शौकीनों की वजह से सड़क पर गुजरने वाले राहगीरों को अपनी जान सांसत में आ जाती है और कई बार हादसों का शिकार हो जाते हैं। इसको लेकर भी कई गाइडलाइन भी जो यहाँ पर आला अधिकारियों के द्वारा दी गई है। ऐसे में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि जिस तरह से स्वच्छता अशरफ यहाँ आपको रोकेंगे, यहाँ ये पूछना चाहेंगे, जिस तरीके से 2 व्हीलर बड़े महंगे आ रहे हैं और बड़ी तेज गति होती है, जिस तरीके से 4 व्हीलर आ रहे हैं बिल्कुल हाई स्पीड के होते हैं, तो जिस तरीके से हमको बेल्ट का उपयोग करना चाहिए, हमको हेलमेट लगाना चाहिए, वो कहीं शहर में दिखता है या बिल्कुल वो जब डर होता है, जब चालान होते हैं तभी हम लगाते हैं, ऐसा भी कुछ दिख रहा है? बिल्कुल अरविंद जी, अगर इंदौर की बात करें तो यहाँ पर हादसों का मुख्य जो वजह जो है सामने आ रही है, उसमें ये है कि जिस तरह से रफ्तार के शौकीन जो लोग या जो तेज गाड़ियां चलाते हैं, अनियंत्रित वाहन चलाते हैं, उनके कारण कहीं ना कहीं हादसों में बढ़ोतरी हो रही है। और इसको लेकर ट्रैफिक पुलिस द्वारा भी कई बार जो है कार्रवाई की जाती है। लेकिन अमूमन देखने में यही आता है कि जिस तरह से स्वच्छता को लेकर शहरवासियों ने आगे बढ़कर अपना सहयोग दिया था, उसी तरीके से यातायात में सुधार को लेकर वे अपना सहयोग नहीं दे पा रहे। कई बार चालानी कार्रवाई भी होती है, और इस बार जो है ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक नवाचार भी किया गया कि स्पीड रडार गन के द्वारा यहाँ पर जो है यातायात पुलिस के जवान जो है स्पीड रडार गन के द्वारा जो तेज रफ्तार वाहन चलाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अभी कुछ यहाँ पर जो है अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा यहाँ पर
भी तेज गाड़ी या तेज वाहन चलाता है या अनियंत्रित रूप से वाहन चलाता है, उन पर जो है कार्रवाई की जा रही है। और ये अत्याधुनिक मशीन ऐसी है कि एक कोने में खड़े होकर 600 मीटर की दूरी पर जो भी अगर तेज वाहन या तेज रफ्तार गाड़ी के सामने से आ रही है तो उसको जो है फोटो खींचती है और उसके बाद उन पर कार्रवाई की जाती है। तो ऐसे में लगातार प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से शहर की जनता ने स्वच्छता में अपनी सहभागिता निभाई थी, उसी तरीके से यातायात में भी अपनी सहभागिता निभानी जरूरी भी है। ऐसे में यहाँ पर जो पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी वे लगातार शहर की जनता से अपील कर रहे हैं कि आपने स्वच्छता में इंदौर को नंबर 1 बनाया है और आने वाले समय में आपको यातायात में भी नंबर 1 बनाना पड़ेगा। ऐसे में लगातार कवायद की जा रही है और इसके जो है सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले, क्योंकि कई ऐसे जो है ट्रैफिक डेंजर जोन भी है, ऐसे कई चौराहे जहां पर ज्यादातर घटनाएं होती, ज्यादातर सड़क हादसे होते हैं, वहां पर जो है स्टाफ जो पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने वहां पर यातायात के जो जवान उनको ज्यादा वहां पर डेमोलिश किया है ताकि सड़क हादसे को रोकने में मदद मिल सके। ऐसे में शहर की जनता को भी आगे आकर इसको रोकने में अपनी सहभागिता निभानी पड़ेगी। अरविंद जी, बिल्कुल बिल्कुल साहब, जिस तरीके से बात कर रहे हैं, इंदौर नवाचार के लिए जाना जाता है, वहां से नवाचार होता है। जैसे भारत में यदि बात किया जाए तो सफाई में, स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर आया है। तो नवाचार जिस तरीके से आपने अधिकारियों की बात की, पुलिस प्रशासन इस पे लगा हुआ है, तो क्या नवाचार भी कुछ दिख रहा है वहाँ? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं पहले की तुलना में अरविंद जी कहीं ना कहीं सुधार भी देखने को मिला है, क्योंकि सड़क हादसे का मुख्य वजह ये भी सामने है कि जिस तरह से युवा वर्ग जो है रफ्तार के शौकीन होते हैं। और अगर पिछले साल की बात करें 2020 की, तो तकरीबन 400 से ज्यादा मौत सड़क हादसों में इंदौर में हुई थी और उसमें भी 60% से ज्यादा युवाओं की मौत हुई थी जो कहीं ना कहीं तेज रफ्तार के कारण सड़क हादसों का शिकार हुए थे। ऐसे में युवाओं पर भी जो है एक मार्गदर्शन देने के लिए, उनको समझाइश देने के लिए लगातार पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी जुटे हुए। साथ ही कई बार ये भी देखने में आता है कि शराब के नशे में जो है तेज रफ्तार वाहन चलाते हैं युवा। ऐसे में जो हाईवे होते हैं और हाईवे के पास जो सड़क, जो ढाबे मौजूद है जहां पर अवैध रूप से शराब की बिक्री होती है, ऐसी शराब की दुकानों पर या ऐसे ढाबों पर भी पुलिस और प्रशासन के द्वारा पिछले दिनों कार्रवाई की गई थी। और ऐसे में कहा जाए कि पुलिस और प्रशासन के द्वारा लगातार इस पहल और प्रयास किए जा रहे हैं ताकि यातायात सुधार इंदौर में देखने को मिले। ऐसे में जनता भी थोड़ी कहीं ना कहीं जागरूक हो रही है और आने वाले समय में यकीनन जिस तरह से इंदौर ने स्वच्छता में अपना नाम रोशन किया, उस तरह यातायात में भी इंदौर अग्रणी शहरों में शुमार होगा। अरविंद जी, धन्यवाद अशरफ, आपने हमको जानकारी उपलब्ध कराई। अपना ध्यान रखिएगा, नमस्कार। जिस तरीके से रमेश जी बार बार बात निकल के आई, हमने 2 संवाददाता से अपने बात की, नशा मुख्य माना जा रहा है कि एक्सीडेंट का यदि 70 से 80% यदि देखा जाए तो एक्सीडेंट नशे के कारण हो रहा है। इस पे क्या? इसमें कोई शक नहीं, जो आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे दोनों संवाददाताओं ने भी कहा कि शराब पी करके गाड़ी चलाना या फिर कहीं ना कहीं सड़क पर रेसिंग करना गाड़ी का, ये 2 ही चीजें बहुत प्रमुखता के साथ देखने को मिलती हैं। तीसरा एक कारण और जो देखने को मिलता है, आजकल मोबाइल पर भी गाड़ी बात करते करते जो मोबाइल से बात करते हैं और उसमें जो एक्सीडेंट होते हैं, ये जो सागर वाली घटना थी वो उसमें वो ड्राइवर मोबाइल पर बात कर रहा था। तो हालांकि कल एक इंदौर में भी बड़ी घटना हुई, मोटरसाइकिल में आग भी लग गई, वो नीचे गिर भी गया। तो कहीं ना कहीं ये जो सड़क पर शराब पी करके गाड़ी चलाना या सड़क पर रेस देना गाड़ी को, दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करना, चौराहे अगर आता है तो कोशिश ये होनी चाहिए कि भाई दूसरा आदमी जो राइट हैंड से आ रहा है वो पहले निकल जाए, उसके बजाय ये कोशिश होती है कि पहले हम निकलें और गाड़ी को फंसा देना चौराहे पर। यह भी अरविंद जी एक्सीडेंट का एक बड़ा कारण माना जाता है। जब चालान होते हैं या पुलिस सड़क पे खड़ी होती तभी हम अपना सीट बेल्ट बांधते हैं या हेलमेट लगाते हैं, तो ये लापरवाही। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि हम ये सीट बेल्ट अगर लगा रहे हैं तो अपनी सुरक्षा के लिए लगा रहे हैं। मोटरसाइकिल चलाते समय अगर हम हेलमेट लगा करके चलें तो अपनी सुरक्षा के लिए लगा करके चलें। हम गाड़ी को जो निर्धारित गति है उसमें अगर चलाएंगे तो अपनी सुरक्षा के लिए चलाएंगे। लेकिन होता क्या है, सीट बेल्ट हम अपनी सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि पुलिस से डर के कारण लगाते हैं। हेलमेट हम अपनी सुरक्षा के नहीं, पुलिस के चालान से डर करके चलाते हैं। गाड़ी अगर तेज चला रहे होंगे उसको झुका करके दिखावटी सजावटी गाड़ी चला रहे होंगे, लेकिन अगर पुलिस का बैरिकेड्स लगा होगा तो हम गाड़ी की गति को धीमा कर लेंगे। तो मेरा ये आग्रह है सारे लोगों से कि गाड़ी को आप धीमा चलाएं, अपनी सुरक्षा के हिसाब से चलाएं, पुलिस के डर से ना चलाएं।
सीट बेल्ट लगा करके चलें तो अपनी सुरक्षा के लिए लगा करके चलें, हेलमेट लगाएं तो अपनी सुरक्षा के लिए लगाएं, और बिना शराब पिए हुए गाड़ी चलाएं तो अपनी सुरक्षा के लिए चलाएं। शराब पी करके गाड़ी चलाने के चालान के डर से ना, बल्कि अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। हमारे साथ सुनील रंजन जी जुड़े हुए, सुनील रजक जी जुड़े हुए हैं, संवाददाता शिवपुरी। सुनील जी, आवाज आ रही है? जी अरविंद जी, बिल्कुल। सुनील, जिस तरीके से हम अपना ये कार्यक्रम दिखा रहे हैं, एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं क्यों होती हैं सड़क पे, जिस तरीके से शिवपुरी में भी एक घटना हुई है, तो शिवपुरी में भी लगातार घटनाएं देखी जा रही हैं और सुबह अखबारों की सुर्खियां होती। क्या कहेंगे इसमें, क्यों दुर्घटनाएं इतनी हो रही हैं? जी बिल्कुल अरविंद जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हाल ही में कुछ महीनों पूर्व एक पत्रकार साथी हमारे, उनकी भी दुर्घटना में मौत हुई थी। उन्होंने ये सड़क का मुद्दा जो हाईवे निकला है 4 लाइन, उसका काफी मुद्दा उठाया था उन्होंने, और अपने चैनल पर भी उन्होंने काफी प्रकाशित किया था। लेकिन उसके तमाम बावजूद के बाद भी प्रशासन ने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, प्रशासन की तरफ से कोई भी ध्यान नहीं दिया गया, और लगातार इस तरह की वारदात होती रहती है। और वो खुद उसी जगह, उसी जो स्पॉट का वो मुद्दा उठा रहे थे, वही उनका मौत का कारण बना। एक ट्रक, लंबी तेज गति से आ रहे लंबे ट्रक ने उनको, मोटरसाइकिल को, और उनको रोनते हुए कम से कम 100 फीट तक अपने साथ में ले जाते हुए उनकी उस दर्दनाक मौत हुई उस जगह। और आज ही की बात करें हम, करेरा में, शिवपुरी जिले की तहसील करेरा में भी आज एक ट्रक ने कार और मोटरसाइकिल दोनों में टक्कर मारी है, और बाइक के सवार गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और बेराड़ में भी आज एक 4 व्हीलर और ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल की भिड़ंत हुई है, उसमें भी वो लोग, एक गंभीर घायल है बहुत, और 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और ये क्या है कि कई स्पॉट ऐसे चिन्हित है, लेकिन प्रशासन इन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। कई मुद्दे उठाए गए हैं, आवेदन दे दिए जाते हैं, ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं। जब कोई बड़ी घटना हो जाती है या कोई बड़ा रूप ले लेती है, कोई बड़ी घटना उसका रूप ले लेती है, उसके बाद प्रशासन अपना हाथ खींचते हुए नजर आते हैं और थोड़ा बहुत कार्रवाई करके उसको छोड़ देते हैं। जी बिल्कुल अरविंद। सुनील, जिस तरीके से घटनाएं होती हैं और हम माननीय अदालत भी इन दुर्घटनाओं को, सड़क हादसों को एक गंभीरता से लेती है और कई गाइडलाइन उन्होंने जारी की है, और अभी जो सीधी वाला मामला हुआ था उसके बाद बसों पे चेकिंग चली थी, तो क्या बसों की चेकिंग अभी भी चल रही है या चेकिंग खत्म हो चुकी है, अब सब मनमानी है? अरविंद जी बिल्कुल, मैं आपको, ये बहुत बड़ा मुद्दा था सीधी वाला। सीधी में बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी, बस के जो पैसेंजर थे उनमें कम से कम 52-53 लोगों की मौत हुई थी। और उसी को देखते हुए प्रशासन ने और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री, परिवहन मंत्री और पूरे जिले के परिवहन विभाग के आला अधिकारी सड़कों पर उतरे, कार्रवाई की, 2-4 बसें पकड़ी, उसको कार्रवाई करके उनको दिखा दिया कि हाँ कार्रवाई कर रहे हैं। उसके बाद वही नज़ारा रोज सड़कों पर देखने को मिलता है, ओवरलोड बसें देखने को मिलती हैं। पैसे के चक्कर में बस वाले, पूरे परिवहन विभाग के आला अधिकारी अपने दफ्तरों में सोते रहते हैं, उनको कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कोई भी घटना हुई, बाहर निकले, तो कार्रवाई की, अखबार में छप गया, कार्रवाई कर रहे हैं, बात खत्म। उसके बाद किसी भी तरह का कोई भी भारी भरकम संज्ञान इनके द्वारा नहीं लिया जाता है। घटना होती है, उसके बाद प्रशासन जाग जाता है, उसके बाद फिर पुलिस हो जाता है। चलिए सुनील रजक, आपका धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। रमेश शर्मा जी, जिस तरीके से हम देखते हैं, जो बसों का परमिट मिलता है, आरटीओ जो परमिट देते हैं, उन परमिटों में 2 से 3 मिनट का अंतर होता है, और जब बसें चलती हैं रोड में तो सवारी लेने के लिए उनमें आपाधापी मची होती है, कौन पहले सवारी लेगा, तो ये भी कुछ कारण नहीं बनता है एक्सीडेंट का। निश्चित रूप से ये जो खास तौर से बस एक्सीडेंट जो होते हैं, उसका कारण ये भी रहता है कि जिस समय पर उनको, निर्धारित समय पर किसी भी बस स्टैंड से बसों को चलना होता है, तो वहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ करके वो बसों को रोक लेते हैं ताकि उनको अधिकतम सवारियाँ मिल जाएं। और फिर ये जो टाइम उनका खर्च होता है 10 मिनट 15 मिनट, वो फिर उस बस की स्पीड बढ़ा करके या उसको हर कहीं से भी इधर उधर से कट मार करके आगे खड़ा करके फिर वो आगे बढ़ाते हैं। तो ये भी एक बड़ा, बस खासतौर से जो बसों के एक्सीडेंट होते हैं उनका ये बड़ा कारण, ये भी कारण है ड्राइवरों का नशे में गाड़ी चलाना, और फिर सवारियों के लिए देर तक रुक करके रास्ते में अपनी स्पीड बढ़ा करके टाइम को पिकअप करना, ये भी एक दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण है। खासतौर से ये जो शिवपुरी वाली दोनों घटनाएं जिसका जिक्र अभी रजक जी ने किया, तो कहीं ना कहीं ये जो दोनों घटनाएं हुई हैं उसके पीछे, यद्यपि उसमें बस इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बस की ओवरटेकिंग उसके लिए इन्वॉल्व थी उसमें। तो मैं समझता हूँ बसों की जो हाई स्पीड है ये भी एक दुर्घटनाओं का कारण है। रमेश शर्मा जी, ये भी देखने को मिलता है जिस तरीके से हमारे यहाँ
ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करने वाले जो मजदूर है वो कुशल नहीं है। उनके पास जब गाड़ी रिपेयरिंग के लिए जाती है तो कहीं से भी यदि आपकी लाइट बंद है तो उसको तार काट के कहीं भी जोड़ देंगे। कोई जुगाड़ से वो चलाते हैं, जिस तरीके से जुगाड़ की बात होती, तो ये भी हादसे का एक कारण तो बनता होगा। नहीं, निश्चित रूप से ये जो मैकेनिज्म की जुगाड़मेंट है, ये जुगाड़मेंट न केवल उसमें मैकेनिक जुगाड़मेंट करते हैं, बल्कि कई बार तो ड्राइवर खुद भी गाड़ी की जुगाड़ करके कुछ भी करता है, जिसके कारण वो गाड़ी बैलेंस होकर के या व्यवस्थित होकर के गाड़ी नहीं चलती। और दूसरा, इसी से एक और मुझे आश्चर्यजनक एक बात लगती है, खासतौर से आरटीओ को लेकर के। आरटीओ में एक गाइडलाइन होती है कि आप किस बस की स्पीड किस बीच से किस बीच तक रखते हैं। ये गाइडलाइन जब हम गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तब वो गाइडलाइन देते हैं, ड्राइविंग के समय भी वो देते हैं। लेकिन जो स्कूटर बनाने वाले हैं, मोटरसाइकिल बनाने वाले हैं, कार बनाने वाले हैं या बस बनाने वाले हैं, उन कंपनियों को इसकी स्पीड की गाइडलाइन नहीं होती। कल्पना कर सकते हैं कि बाजार में ऐसी गाड़ियां मिल रही हैं जिन पर लिखा रहता है कि आप 200 से ऊपर की स्पीड आप चला सकें, लेकिन आरटीओ उन गाड़ियों को भी सर्टिफिकेट जारी करता है। तो कहीं ना कहीं आरटीओ और जो मोटरसाइकिल, कार और बस बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, उनके बीच में भी तालमेल होना चाहिए। हमारे साथ आलोक रंजन संवाददाता अमेठी जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। आलोक, आवाज आ रही? हाँ जी। आलोक, जिस तरीके से हम आज अपना ये कार्यक्रम दिखा रहे हैं दुर्घटनाओं पे, अमेठी उत्तर प्रदेश से भी लगातार दुर्घटनाओं की ज्यादा खबरें आती हैं, तो क्या कारण मानते हैं आप, दुर्घटनाएं क्यों होती हैं सड़क पे? जाहिर सी बात है कि जिस तरह से दुर्घटनाएं बढ़ी हैं, लोगों में जागरूकता की कमी है और जो ओवर स्पीड जो चलते हैं, नए लोग, जो यंग लोग हैं, जो नए बच्चे हैं, ये ज्यादा ओवर स्पीड चलते हैं और जिनकी घटनाएं लगातार देखने को मिलती हैं। अभी जल्दी में 3 छात्रों के एक्सीडेंट की खबर आई, जिसमें एक बीटेक का की मौत हो गई दुर्घटना में। तो जाहिर सी बात है ओवर स्पीडिंग और जो जिनका अभाव है और इसकी सड़कें नहीं है उस तरह की जिस तरह से ओवर स्पीड में चलाई जाए, तो जाहिर सी बात है कि ये भी कारण है जिसके कारण से ये दुर्घटनाएं होती हैं। आलोक, आपको लगता नहीं है जो क्षमता एक शहर की होनी चाहिए और जिस क्षमता में शहर के अंदर गाड़ियां होनी चाहिए या बाइक होनी चाहिए या स्कूटर होनी चाहिए या 2 व्हीलर बस होने चाहिए, क्षमता से ज्यादा वाहन सड़क में नहीं दिखते आपको? जरूर इस तरह की जो लोगों के शौक हो गए हैं, जिस तरह से बाइक लेने के और एक ही घर में 4-4 बाइकें, तो जाहिर से इससे कड़े कदम उठाने चाहिए। और जिस तरह से लोग ज्यादा सड़कों पे वाहन दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी दुर्घटना के कारण है और जिसके कारण से ये दुर्घटनाएं बढ़ी हैं। तो इस पे सरकार को देखना चाहिए, इस पे कुछ कानून लाना चाहिए कि इस पे रोकथाम लग सके। चलिए आलोक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। रमेश जी, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, अभी हमने रिपोर्टर से भी जो सवाल पूछा, वही सवाल हम आपके पास लेके आएंगे। जितना शहर है, शहर की जो कैपेसिटी है, जो सड़कों की कैपेसिटी है, एक क्षमता है सड़क की कि सड़क के अंदर इतने वाहन ही होने चाहिए, तो वाहन की जो संख्या है वो कहीं दबाव तो नहीं है, सड़क पे संख्याओं का भी दबाव है? नहीं, स्वाभाविक रूप से बात आपने बिल्कुल सही कही। कहीं ना कहीं गाड़ियों की संख्या इतनी ज़्यादा है, ना तो सड़क पर चलने को जगह बची हुई है, ना गाड़ी खड़ी करने को जगह बची हुई है। पिछले दिनों एक सर्वे आया था भारत का, सारे महानगरों का सर्वे आया था कि गाड़ियों की जो, अगर आप सड़क को हटा भी दें, पार्किंग की अगर वो खड़ी करने की अगर व्यवस्था देखेंगे तो देश में 20% व्यवस्था है, और लेकिन गाड़ियां 100% हैं। मान करके चलिए कि 5 गुना ज्यादा गाड़ियां हैं जितनी खड़ी करने। जैसे मान लीजिए किसी के घर में गाड़ी है तो गैरेज होना चाहिए, तब तो उसको मिलना, या पोर्च होना चाहिए। तो गाड़ियां कॉलोनी में, अगर किसी भी कॉलोनी में निकल जाएं, रात में वो गाड़ियां सड़कों पर ही आपको खड़ी मिलेंगी, मोहल्लों में खड़ी सड़कों पर खड़ी मिलेंगी, रोड के किनारे गाड़ियां सड़कों पर खड़ी मिलेंगी। तो गाड़ियां बाजार में अगर जाएंगे तो पार्किंग में फुल रहेगी और उसके बाद बाजारों पे सड़क के किनारे गाड़ियां खड़ी मिलेंगी। तो गाड़ी खड़ी करने की जगह और गाड़ी चलने की जितनी जगह है उससे 5 गुना ज्यादा भारत में गाड़ियां हैं। ये भी एक दुर्घटना का कारण अरविंद जी हो सकता है। रमेश शर्मा जी, हम आपका ध्यान आकृष्ट करेंगे। हमें अरे नौनिहाल जो बसों पे, ऑटो पे, स्कूटर पे उनके गार्जियन उनको स्कूल पहुंचाते हैं, उन नौनिहालों के लिए जो बस है उसमें जैसे स्पीड की बात आपने की, ना तो उसमें स्पीड गवर्नर है, ना उसमें जो कर्मचारी रहते हैं जो बस को ऑपरेट करते हैं वो सुशिक्षित हैं, ना उनमें कोई वो है। तो
कारण जो नौनिहाल से ही यदि हम ले, स्कूल की बसों से ले, तो वहां भी तो लापरवाही पर्याप्त देखी जा रही हो। निश्चित रूप से, खासतौर से जो स्कूल बसें होती हैं, आपने पिछले दिनों, आपने अगर ध्यान हो, आपको थोड़ा सा समय ज्यादा हो गया, इंदौर में स्कूल बस की कितनी बड़ी दुर्घटना हुई थी, तो मोटे तौर पर वो पूरे देश में उसको छाई। उससे पहले दिल्ली में एक स्कूल बस की दुर्घटना हो चुकी है, भोपाल में एक घटना हुई है, वो हालांकि छोटी घटना है, लेकिन इंदौर की घटना पूरे देश भर में छाई। तो उसके बावजूद भी जो स्कूल बसों को लेकर के ड्राइवर चलते हैं, उनकी आप सड़क पर स्पीड देख लीजिए, उनका ओवरटेक करने का तरीका देख लीजिए, तो कुल मिलाकर के ये जो ड्राइविंग की लापरवाहियां हैं, वो ड्राइविंग की लापरवाहियां, उनको इससे कोई मतलब नहीं होता है कि इसमें भारत का भविष्य या समाज का भविष्य, बच्चे बैठे हुए हैं, हम लापरवाही से गाड़ी ना चलाएं, सावधानी से गाड़ी चलाएं। उसकी इतनी बड़ी दुर्घटनाओं के बावजूद भी न तो इंदौर में उसका सबक लिया गया, न दिल्ली में सबक लिया गया, न भोपाल में सबक लिया गया, और कहीं भी अरविंद जी इस चीज का किसी ने सबक नहीं लिया। ये वाकई आपकी चिंता स्वाभाविक है। इस पर न केवल स्कूल संचालकों को, परिवार वालों को, बल्कि जो लोग गाड़ी चला रहे हैं उनको भी, और गाड़ी में बैठने वालों को भी, उनको भी चाहिए कि अगर ड्राइवर लग रहा है कि लापरवाही पूर्वक चला रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उसको रोकें, उसको समझाने की कोशिश करें। बिल्कुल रमेश शर्मा जी, जिस तरीके से आपने बोला, तो हमको एक सामाजिक जिस तरीके से रोड पे हम देखते हैं कोई चला जा रहा है, बड़े फर्राटेदार स्कूटर में चला जा रहा है, मगर हम उसको रोकने टोकने, या तो हमको व्यक्तिगत भी रोकने टोकने का प्रयास करना चाहिए। प्रशासन अपना काम कर रहा है, प्रशासन करता रहता है, तो इस ओर भी क्या, जिस तरीके से एनजीओ काम करते हैं, एनजीओ लगातार काम कर रहे हैं, तो क्या हर जिले में, भारत के हर शहर में ऐसे एनजीओ को आगे बढ़ के नहीं आना चाहिए जो कम से कम रोके टोके? तो देखिए, मोटे तौर पर कुछ एनजीओ काम कर रहे हैं देश में, लेकिन अब रोकने टोकने में क्या होगा कि जिनको भी रोका जाएगा, टोका जाएगा, वो लड़ने झगड़ने खड़े होते हैं। ऐसे झगड़े हमने अक्सर देखे हैं। तो मोटे तौर पर आज का जो समय है, या ये युवा है, या जो लोग अपराध कर रहा है, वो चाहे गाड़ी लापरवाही से चलाने का ही अपराध क्यों ना हो, वो समझाइश को मानना या सलाह को मानना अपनी अवमानना, अपमान समझता है। अगर किसी को रोकने टोकने की कोशिश की तो वो लड़ने झगड़ने खड़ा होता है। इसमें तो पुलिस को भी थोड़ी सी सख्ती होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं राडार या ऐसा सिस्टम होना चाहिए, किसी हाईवे पर अगर गाड़ी कोई हाई स्पीड से गई है तो उसकी सूचना कहीं पहुंचे और आगे जाकर के उस गाड़ी को कहीं रोका जाए, या कहीं ना कहीं गाड़ियां वैसी आकर के बने। इसके अलावा ये परिवारों को भी चाहिए कि उनके बच्चे अगर जा रहे हैं तो वो, उनका बच्चा अगर किसी स्कूल बस में है तो वो कैसी स्कूल बस चला रहा है, उनका अपना बेटा मोटरसाइकिल लेकर के निकल रहा है, या परिवार में कोई जना कार को लेकर के निकल रहा है, तो वो किस तरीके से गाड़ी चला करके। अभी 2-3 दिन पहले एक बारात से लौट रहे थे, उत्तर प्रदेश से वो कार में लोग आ रहे थे, मध्य प्रदेश में आ रहे थे, तो मोटे तौर पर उसमें एक्सीडेंट हुआ था और उसमें 5 लोग मर गए थे। भाई, गाड़ी अगर कोई जना चला रहा है तो बाकी लोग बैठने वाले भी तो उसको कह सकते हैं कि भैया तू गाड़ी धीरे चला। तो ये एनजीओ या सामाजिक जो सेवक हैं, उनके रोकने टोकने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। जो लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं, ये मान लीजिए मोटरसाइकिल पे भी पीछे कोई बैठा हुआ है, वो उसको टोके कि भाई जरा गाड़ी धीरे चला। अरविंद जी, समाधान इसका तब होगा। हमारे साथ आशीष तिवारी, संवाददाता औरैया, जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे। आशीष जी, सुन पा रहे हैं आप? जी, आवाज आ रही है। आशीष जी, जिस तरीके से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं कि एक्सीडेंट, सड़क हादसों के लेकर, तो सड़क हादसे यूपी से भी बहुत होते हैं, आपके शहर में भी बहुत हादसे हो रहे हैं, तो क्या कारण, क्या मानते हैं आप, ये हादसों का कारण क्या है? हादसों का सबसे अहम कारण ये हो जाता है कि जो वाहन चालक होगा तो लापरवाही में वाहन चलाएगा, या प्रॉपर जो परिवहन विभाग की तरफ से डायवर्जन भी नहीं दिए जा रहे हैं, इंडिकेशन भी नहीं है। अब सपोज कीजिए एक लेफ्ट साइड से गाड़ी आ रही है, एक राइट साइड से आ रही है, और एक ही जगह डायवर्जन एक दूसरे क्रॉस करते हैं तो आमने सामने से एक्सीडेंट हो जाता है। अभी हाल में कोरोना के दौरान एक हमारे यहाँ बहुत भयंकर हादसा हुआ था, इसमें 22 लोगों की मौत हुई थी। एक ट्राला जो था, जिसमें सुबह के टाइम ट्राला वो ड्राइवर जबकि आ गई, वो पलट गया, तो काफी करीब 20-22 मजदूरों की मौके पर मौत हो चुकी थी। कहीं न कहीं पुलिस तो अपना प्रयास करती है कि डायवर्जन प्रॉपर बने, और जो वाहन चालक है बिना नशे की गाड़ियां चलाएं, और कोई बाइक सवार है तो वो फोन पे बात कर रहा है, इधर उधर निगाह होती, किसी दुकान में जाके टकरा गया, तो वाहन चालकों को चाहिए कि वो हमें सही वाहन चलाए। आशीष, जिस तरीके से 22 लोगों की मौत हुई थी एक हादसे में,
वो 22 परिवार या 15-20 परिवार तो उसमें परेशान होंगे और जीवन भर के लिए उनको एक दुख मिला है। प्रशासन ने कुछ ऐसा सबक लिया, कुछ उसमें कार्रवाई होती दिखी है, कुछ जो सिग्नल वगैरह है कुछ सड़क पे दिख रहे हैं? प्रशासन ने वहाँ स्पीड ब्रेकर और सिग्नल बोर्ड भी लगवाए हैं और उस में इंटर स्टेट लोग यानी कि सकते लोग थे कोरोना के दौरान, जिस समय प्रशासन ने का व्यवस्था कर रखी थी, सरकार द्वारा व्यवस्था भी की गई वाहनों से, लेकिन फिर भी जल्दबाजी में कुछ लोग जो थे बिहार के, कहीं कोलकाता के ट्रेनों से जा रहे थे, जो राजस्थान के अलवर जिले से जाना आया हुआ था। तो ऐसे परिवारों में जो जिसमें एक ही कमाने वाला हो और उसकी भी एक हादसे में मौत हो जाए तो बड़ा ही उस प्रकार की दयनीय स्थितियां हो जाती हैं। अब है क्या कि सरकार ठीक है थोड़ा अनुदान दे दिया, राजनीतिक दलों ने दे दी तो हो गया, लेकिन जो जीवन में कमी हो गई है उसकी भरपाई संभव नहीं होती है। धन्यवाद आशीष, आप हमारे साथ जुड़े। सर, जिस तरीके से रमेश शर्मा सर, जिस तरीके से देखा जाता है कि एक्सीडेंट का जो कारण है वो झपकी भी होती है कि कभी नींद में झपकी आ गई, और ये जो हादसे हम देखते हैं मंदिर के आसपास ज़्यादा देखे जाते हैं। जैसे हम देखते हैं शारदा मंदिर लोग दर्शन करने आते हैं या कहीं और दर्शन करने जाते हैं और जब लौटते हुए उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो जो एक आदमी की एक कैपेसिटी है, शारीरिक जरूरत है कि हमको शौक चलाना चाहिए, 8 घंटे 10 घंटे ये ड्राइविंग करना चाहिए, तो ये भी मानते हैं कि लापरवाही है कि जो 12-12 15-15 घंटे लगातार ड्राइविंग करते हैं और फिर झपकी आ जाती है और मौत के गाल में समा जाती है। ये निश्चित रूप से ये भी बड़ा कारण है, खासतौर से जो औरैया वाला ट्राले का मामला जो बताया अभी हमारे संवाददाता ने, ये ड्राइवर की झपकी के कारण हुआ था। और उसमें एक दुखद बात ये थी कि वो जिसमें लोगों के निधन हुआ था, जिन्होंने वो सारे के सारे मजदूर वर्ग के लोग थे और वो मजदूर ऐसे थे जो जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं अगर चूंकि मजदूर किसी परिवार का प्रमुख का मजदूर चला गया तो परिवार की क्या हालत हो सकती है, हम इसको अंदाज लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो बात है कि व्यक्ति, जैसे आपने मंदिर का भी जिक्र किया या सड़क पर भी किया, तो देर से चलेंगे और सारा जो समय उन्होंने खर्च किया है इधर उधर, लापरवाही से समय खर्च किया है, उसको सड़क पर कवर करने की कोशिश करते हैं लगातार गाड़ियां चला करके। तो मैं समझता हूँ हमेशा घंटे 2 घंटे में, अगर मान लीजिए आप लॉन्ग रूट पर जा रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं दूरी, तो आपको 1-1.5 घंटे में, हद से 2 घंटे में आपको कहीं ना कहीं रुकना ही है। चाय के लिए 15 मिनट के लिए ड्राइवर को 2-3 मिनट रिलैक्स होकर के बॉडी को करके झपकी लेना है। तो ये इस तरीके से आप अगर रुकते रुकते जाएंगे तो आपका सफर कहीं ना कहीं सुखद होगा और आराम से आप अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। लगातार गाड़ी भगाते रहने से 12 घंटे गाड़ी को भगाना, 8 घंटे गाड़ी को भगाना, ये तो जोखिम को अरविंद जी मोल लेना ही है। जिस तरीके से देखिए इसमें कई बातें निकल के आ रही हैं, हम थोड़ी सा प्रशासनिक लापरवाही की तरफ भी आपका ध्यान दिलाएंगे रमेश शर्मा जी। हम लगातार देखते हैं कि जो बसें सड़क पे चलती हैं वो बहुत खटारा हैं, जो स्कूटर चल रहे हैं वो बहुत खटारा हैं, जो अन्य जो 4 व्हीलर 6 व्हीलर 8 व्हीलर गाड़ियां चल रही है बहुत खटारा है। तो उनको जब फिटनेस सर्टिफिकेट मिलता है तो फिटनेस सर्टिफिकेट का तरीका ये है कि दलाल जाता है और चुपचाप बनवा के चला आता है। गाड़ी अधिकारी देखने की भी जहमत नहीं उठाते कि गाड़ी देख तो ले गाड़ी है कैसी। तो इस पर भी क्या प्रशासन को देखना चाहिए? नहीं, निश्चित रूप से इस पर भी देखना चाहिए। और पिछले दिनों इस फिटनेस का अभियान चलाया भी था, मध्य प्रदेश में अभियान जब चला था, मुख्यमंत्री ने जो निर्देश दिए थे, खासतौर पर सीधी बस हादसे के बाद जो निर्देश दिए थे, तो जगह जगह ये चेकिंग अभियान चला था। लेकिन इसके खिलाफ फिर ट्रैफिक वालों ने और बस वालों ने, खासतौर से बस ऑपरेटर्स ने, उन्होंने हड़ताल की धमकी दी और फिर वो जाकर के मंत्री से मिले और मंत्री से मिले तो फिर वो जो चेकिंग अभियान था उसमें शिथिलता आई। तो कहीं ना कहीं ये चेकिंग अभियान को फेल करने में जो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर थे वो सामने आए और सरकार को भी लगा और फिर उन्होंने हड़ताल की धमकी दे दी थी। एक दिन उन्होंने कोई अपना काम बंदी रखा था। तो ऐसी स्थिति में ये वाकई आपने बिल्कुल सही बात कही कि ये जो गाड़ियों का फिटनेस नहीं होती है और गाड़ी प्रॉपर ढंग से गाड़ी नहीं चलती है, ये भी एक एक्सीडेंट में बड़ा कारण है। इसको खुद लोगों को भी चाहिए। भाई हर काम प्रशासन नहीं कर सकता, हर आदमी के कंधे पर एक पुलिस वाला खड़ा नहीं कर सकते, हर चौराहे पर हम नहीं कर सकते, क्योंकि पुलिस की भी अपनी सीमित संख्या है, सरकार के पास सीमित साधन है। अगर ज्यादा भर्ती कर लेंगे तो उनको तनख्वाह कहां से देंगे? तो कहीं ना कहीं लोगों को अपनी जिंदगी, अपनी जान, खासतौर से ड्राइवर अगर लेकर के चल रहा है, वो टैक्सी का ड्राइवर हो, वो कार का ड्राइवर हो, वो बस का ड्राइवर हो, वो ट्राले का हो, वो ट्रक का हो, इसको खुद चाहिए कि उसकी अपनी जिंदगी के साथ साथ
वो समाज की जिंदगी से खिलवाड़ ना करे, दूसरे लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ ना करे, वो सुरक्षित होकर के सावधानी होकर के गाड़ी चलाए, ये हमको देखना। और उस बस में, उस स्कूटर में, उस कार में जो लोग बैठे हुए हैं उन्हें भी इस बात की निगरानी रखना है कि ड्राइवर को कहीं झपकी तो नहीं आ रही है, ड्राइवर कहीं थकान तो महसूस नहीं कर रहा है। एक और मैं 1 मिनट का समय अरविंद जी आपका लेना चाहूंगा। ड्राइवर को गाड़ी चलाते समय अगर हल्की सी झपकी आती है, उसको आलस आता है या वो अनिजी समझता है, तो सबसे पहले जुमाइयां लेने की कोशिश करता है, या हाथ सिर के पीछे यूं करके हाथ लेकर के जाएगा या हाथ में लंबा करके देखेगा। तो अगर ड्राइवर इस तरह की कोई काम कर रहा है तो उस बस में बैठे लोगों को, उस कार में बैठे लोगों को इस बात को समझ लेनी चाहिए और उस कार को और उस बस को 2, 4, 5 मिनट कहीं भी रोकने की सलाह देनी चाहिए, ताकि ड्राइवर रिलैक्स हो ले, चाय वाय पी ले और फिर आगे चले। अरविंद जी, तभी हम इससे बच सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने की, हमारे साथ पंकज शुक्ला संवाददाता होशंगाबाद जुड़ गए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। पंकज जी वैसा जिस तरीके से हम एक्सीडेंट पे खबर कर रहे हैं और एक्सीडेंट लगातार सड़क हादसे बढ़ रहे हैं, क्या कारण मानते हैं आप? सड़क हादसे जो हो रहे हैं, क्या कारण है इनके? लगभग ये अभी एक नया आपको बता देता हूँ। कल ही एक हादसा हुआ है अपने होशंगाबाद आंवली घाट पे, सलकनपुर रोड पे। नवदा पे जो ब्रिज बन जाते हैं, ब्रिज के बाजू से रास्ता बनता है, गिट्टी और मुरम जो पड़ी रहती है, इनको प्रशासन उठाता भी नहीं है और उसके कारण 2 लोगों की मौत होगी वहाँ पर। तो इसमें कहीं ना कहीं पीडब्ल्यूडी वालों की लापरवाही है और कुछ सरकार की लापरवाही है, आरटीओ ट्रैफिक की। नहीं, ये तो लापरवाही, चलिए किसी न किसी की लापरवाही होगी जब एक्सीडेंट होता है, मगर जो परिवार इससे चोटिल होता है, जो परिवार इससे काल के गाल में समा जाता है, उस परिवार को जीवन भर का एक दुख मिलता है। तो जो हम आम आदमी है, जो सिर्फ प्रशासन की ओर हम देखते हैं, हम आप में भी कोई कुछ करता नजर दिखता है? कोई एनजीओ वगैरह सड़क पे कभी नजर आता है आपके शहर में? आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं आया अभी तक। यहाँ पर होशंगाबाद के अंदर, जिले के अंदर कोई एनजीओ नहीं आया, कभी कुछ नहीं आया। तो खटारा बस गड़बड़ बस कर रही है, उस बस को परमिट दे दी जाता है यहाँ पर आरटीओ। पंकज जी, जो कल हादसा हुआ है आंवली घाट पर, ये क्या मोटरसाइकिल को बचाने में हुआ है या किस तरीके से हुआ है? ये मोटरसाइकिल को बचाने में हुआ। कार वाले ने ब्रेक लगाया था, ब्रेक लगाने के बाद भी वो गिट्टी पे गाड़ी चलती नीचे उतर गई। उस मोटरसाइकिल वाले का क्या हुआ फिर? मोटरसाइकिल वाला बच गया। अच्छा, वो बच गया। यानी मोटरसाइकिल बचाने में ये कार का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 2 की डेथ हो गई, और जिस मोटरसाइकिल बचाने में इन्होंने ब्रेक लगाया वो बच गया। जी, इसका अर्थ है कि, इसका मतलब ये है कि अगर कोई मोटरसाइकिल वाला जा रहा है तो उसको खुद भी ये देखना चाहिए कि उसके कारण कोई कार की एक्सीडेंट नहीं हो रहा। जी हाँ, अपने होशंगाबाद के अंदर जितने भी ब्रिज हैं, ब्रिज में ये लापरवाही है कि वहाँ पर गिट्टियाँ या ब्रिज पे जो स्पीड ब्रेकर टाइप के बने हुए हैं, जैसे उछाल आता है तो जाके गिर सकता है व्यक्ति, 2 व्हीलर वाला भी, 4 व्हीलर भी गिर सकता है। धन्यवाद पंकज। रमेश शर्मा सर, हम इसमें एक बात और कहेंगे। जिस तरीके से हम भी बस में बैठते हैं, आप भी कभी कभी बस की सवारी करते हैं, हमें आपको कोई दस्तावेज ऐसे दिखते नहीं है या उस पे बस में कहीं लगे नहीं होते हैं कि हमको पता चले कि इस बस का फिटनेस है, इसका इंश्योरेंस है, गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है? क्योंकि जब गाड़ी चलेगी उसके बाद ही पता चलेगा, और जब तक हम बस में सवार हो चुके होंगे। तो ये बीच में हमने देखा था कि प्रशासन सक्रिय हुआ था, उसने जो दस्तावेज होते हैं, जो आवश्यक दस्तावेज थे, वो बस के शीशे पे लगे रहते थे। क्या प्रशासन को इस ओर नहीं देखना चाहिए? देखिए, स्वाभाविक रूप से ये नियम तो है कि दस्तावेज बस वाले रख करके चलें और अगर आवश्यकता पड़ने पर दिखाएं भी। तो बीच में हालांकि वो शीशे पर लगाने का भी आदेश हो गया था, लेकिन फिर वो आगे चल करके ये लगा कि शीशे पर लगा देने से वो दिखता नहीं है जो भी कुछ है, तो उसमें फिर शिथिलता बरत ली गई। तो लेकिन दस्तावेज लेकर के चलना चाहिए फिटनेस के। तो खैर फिटनेस के दस्तावेज तो जैसे आपने भी कहा कि वो दलाल लोग सारा फिटनेस का बना देते हैं। इसमें कहीं ना कहीं ट्रैफिक डिपार्टमेंट को ये चाहिए कि अगर किसी बस का, किसी कार का वो फिटनेस सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो उसको कम से कम देख लें, उसको चला के देख लें, उसको ड्राइविंग की ट्रायल ले लें, उसके बाद वो जारी करें, तब ये सब समस्या का समाधान अरविंद जी हो पाएगा। हमारे साथ मुमताज इसरार संवाददाता फतेहपुर जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। मुमताज जी, जिस तरीके से एक्सीडेंट लगातार हो रहे हैं, आपके शहर में भी अभी 1-2 दिन पहले कोई बड़ी दुर्घटना हुई है, क्या दुर्घटनाओं को रोकने के क्या प्रयास है प्रशासन के? कि अगर हम प्रशासन की बात करते हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि
तरह से प्रशासन के द्वारा जागरूकता और संदेश दिए जाते हैं, और खास करके ये ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं क्योंकि उनको जानकारी का अभाव होता है। अगर काश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जाए और उनको नियम कानून बताया जाए कि जिस तरह से अभी 1-2 दिन कल ही 3 लोगों की मौत हुई है, बाइक सवार थे और सगे भाई थे, और एक ट्रक के पीछे जाके ये घुस गए। जिस तरह से आए दिन हादसे हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव है। प्रशासनिक तौर पे जानकारियां तो दी जाती मगर ग्रामीण क्षेत्रों तक उसका असर नहीं दिखता। यही वजह है कि नियम कानून और प्रशासन के द्वारा दिए गए जो संदेश होते हैं उसकी जानकारियां का अभाव होने के वजह से ग्रामीण अपने मनमानी तरह से बाइकों का इस्तेमाल करते हैं, वह संचालन करते हैं। इस कारण कितनी जाने चली जाती है। अगर प्रशासन अपने कैंप पे लगा के ग्रामीण क्षेत्रों में, और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि प्रशासनिक एक जो कमी नजर आती है, ग्रामीण क्षेत्रों के जो ये बाइक सवार हैं जो कि 3-3, 4-4 चलिए मुख्तार, धन्यवाद आपका। हमारे साथ निधि प्रसाद संवाददाता रायपुर जुड़ी हुई है, हम उनसे बात करेंगे। निधि आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। निधि, जिस तरीके से हम देखते हैं लगातार एक्सीडेंट की खबरें आती है, छत्तीसगढ़ से भी खबरें आती हैं जो दिल को दहला देने जाती हैं, तो आप क्या मानती हैं कि इन जो सड़क हादसे हैं उनको रोकने या उनको कम करने के प्रयास कितने होते हैं और कारण क्या होता है? निधि जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी ऐसे राजधानी की अगर हम बात करें तो जो राजधानी है वो काफी चलता फिरता यहाँ की जो सड़कें होती है वो होती है, और इस बीच अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं सड़क हादसे जो आज के तिथि की अगर हम बात करें तो आए दिन जो है सड़क हादसे होते हैं। कहीं ना कहीं इसमें जो लोग होते हैं, जो जनता होती है, उनकी लापरवाही तो होती ही है, लेकिन जो मुस्तैदी होनी चाहिए पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाओं को लेकर, कहीं ना कहीं उसकी भी हमें कमी देखने को मिलती है। लेकिन केवल एक पर ये बात टाली नहीं जा सकती, और सड़क हादसों का कारण ये भी होता है कि कई बार ऐसा होता है कि जो तेज वाहन की रफ्तार होती है, तेज वाहनों द्वारा जो रफ्तार में वो जाते हैं, तो उसे कंट्रोल करने के लिए स्पीड ब्रेकर जो है उसकी व्यवस्था पहले तो दुरुस्त की जाए। इसी के साथ अगर हम बात करें तो सिग्नल पर कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो जवान तैनात होने चाहिए वो नहीं दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से सिग्नल तोड़कर भी जो कई चालक हैं, बाइक चालक या कार चालक, वो निकल जाते हैं, और जो स्पीड उनकी होती है उस वजह से जो क्रॉस करते हैं पैदल, वैसे लोगों को इसका शिकार होना पड़ता है। अगर हम सिर्फ राजधानी रायपुर की ही बात करें तो यहाँ पर ट्रक चालकों की जो चाल होती है वो काफी ज्यादा रफ्तार में होती है, जिसका हार्म और जिसका शिकार जो बाइक चालक है, जो कार चालक है, उन्हें बनना पड़ता है। तो कई तरह से सवाल है, और कहीं ना कहीं जनता की जागरूकता की भी कमी है, और इसी के साथ जो पुलिस के जवान हैं, जो ट्रैफिक पुलिसिंग है, उसमें भी जागरूकता की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जब दोनों का तालमेल सही तरीके से बैठ पाएगा, उसके बाद ही जो ये सड़क हादसे हैं उस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि आए दिन अगर हम बात करें तो पैदल जो सड़क पार करते हैं उन लोगों को इसकी परेशानी का कारण बनना पड़ता है। कहीं ना कहीं जो डिवाइडर बीच से कटे होते हैं, तो यहाँ पर जनता की अजागरूकता की वजह से वो ऐसे ही यूं ही सड़क पार कर लेते हैं, जिसकी वजह से स्पीड से अगर कोई गाड़ी आती है वो उन्हें ठोकर मारकर चली जाती है, और कई बार ऐसे हादसों में जनता को मौत का शिकार भी बनना पड़ता है। तो जो जागरूकता होती है उसकी कमी बहुत ज्यादा तौर पर व्याप्त है, और इस जागरूकता की कमी की वजह से ही ऐसा शिकार जनता को होना पड़ता है। तो सड़क में कभी भी जब हादसे होते हैं, इसके लिए सबसे पहले व्यवस्थाएं दुरुस्त करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। चलिए निधि, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़ी। तो आपने देखा हमारा ये कार्यक्रम, और लगातार जीवन हमारा बहुत कीमती है, और जब हम घर से निकलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा परिवार हमारा इंतजार करता है, तो हमको सावधानी बरतना चाहिए सड़क पे चलते हुए। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड। नमस्कार।